बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी न्यू फ्राइडन का लेक्चर 10 है। कॉल जोंग को डिस्कस कर रहे थे, उसका लेक्चर 5 और आज लास्ट लेक्चर है इसका। इसको आज हम इंशाल्लाह एंड कर देंगे और उसके बाद फिर हम एरिक एरिक्सन को देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटीज का लास्ट टॉपिक है। आपको पर्सनैलिटी के, चूंकि कोई भी जितने भी ये जो पर्सनैलिटी के खास तौर पर थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी, उन्होंने पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कुछ स्टेजेस भी दिए हैं कि कैसे कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो उनमें से एक कार्ल जंग भी है, तो शायद आपने पहले कभी ना इसको पढ़ा हो। इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आज देख लेते हैं। इन्होंने जिस जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस दी हैं वो उस तरह से नहीं दी जैसे दूसरे लोगों ने दिए, जैसे कार्ल जंग ने सॉरी जिसने जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने दी हैं, जैसे एरिक एरिक्सन ने दी हैं, उस तरह से नहीं दी। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में दी है। इन्होंने दो ही फेज बताए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। Jung believe that personality is determined by what we hope। अब समझ लीजिएगा कि इन्होंने कैसे बताया है कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। इन्होंने बोला कि what we hope to be as well as by what we have been in the past। पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होती है, कहते हैं जो हम होप करते हैं, जो हम सोचते हैं उससे, और एक ये कि हमारे पास्ट में हम क्या थे वो, एंड बाय व्हाट हैपन टू अस देन, और पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था उस पर डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट। ठीक है। ही क्रिटिसाइज्ड, मतलब कि तीन चीजें हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि मैंने बनना है, एक वो, एक हमारा पास्ट, और दूसरा उस पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था। इन पर डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी। He criticized Freud for emphasizing, इसने फ्राइड को क्रिटिसाइज किया था कि सिर्फ पास्ट पर उसने फोकस किया था। ठीक है, उसने फ्यूचर को निकाल दिया था, इस वजह से क्रिटिसाइज किया था। यंग बिलीव दैट वी डेवलप एंड ग्रो रिगार्डलेस ऑफ एज। हम एज का वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है। हम डेवलप जब करते हैं, ग्रो करते हैं ना, तो उसमें एज का कोई मतलब कि रुकावट नहीं होती। एंड आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड अ मोर कंप्लीट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एज का मतलब क्या है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योंग के, मतलब उसने बोला था ना सिगमंड फ्रॉयड ने कि 5 साल तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। इसने बोला था नहीं, हम डेवलप होते रहते हैं, जैसे एरिक एरिक्सन ने भी बोला था कि हम थ्रू आउट लाइफ डेवलप करते रहते हैं। और इसका भी कहना था कि हम आगे बढ़ते रहते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं, कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ते रहते हैं। टू का लॉन्गर व्यू ऑफ पर्सनैलिटी देन फ्राइड। इसने मतलब फ्राइड से थोड़ा सा आगे जाके या ज्यादा उसको फैला के देखा है, या ज्यादा आप कह सकते हैं ब्रॉड वे में देखा है। हु कंसंट्रेटेड ऑन द अर्ली एज ऑफ लाइफ, वही वाली बात कि उसने 5 साल की बात कर दी थी कि 5 साल में डेवलप हो जाती है। योंग डिड नॉट पॉजिटिव सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन एज, इसने उस तरह से, जैसे मैंने ऊपर भी बात की है कि सीक्वेंस में कोई स्टेजेस वगैरह नहीं दी, ठीक है, जैसे फ्राइड ने दी थी। बट ही रोट ऑफ टू जनरल पीरियड्स, इसने दो पीरियड्स बताए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, जो हम देखते हैं नीचे। ठीक है, 1913 के अंदर एक पहला फेज जो है चाइल्डहुड टू यंग अडल्टहुड, ये देखते हैं इसमें क्या कहता है। ये थोड़ा सा समझिएगा, आपको इसमें आपको वो जो आप कह रहे थे सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का और होल वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा जब हम इन स्टेजेस को पढ़ेंगे। थोड़ा स्लो पढ़ाएं, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, चलें थोड़ा स्लो हो जाते हैं। Childhood to young adulthood, the ego begins to develop in early childhood, at first in a primitive way, because interesting चीज है, इंटरेस्टिंग बात है। मुझे इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं कोई ढूंढ लेता हूँ ना। देखते हैं कौन सा मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ईगो बिगिंस डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड, वो कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड में ही ईगो डेवलप होना शुरू हो जाती है। एट फर्स्ट इन अ प्रिमिटिव वे, ये वाली चीज जो जिसने मुझे मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगी, ये वाली चीज। एट फर्स्ट इन अ प्रिमिटिव वे, वो कहता है पहले किस तरह से डेवलप होती है, उसके पास ईगो को डेवलप होने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिली होती, यानी कि उस वक्त तो बच्चे की अपनी कोई पहचान ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने कैसे ईगो डेवलप करनी है। तो फिर वो कहता है प्रिमिटिव वे में डेवलप होती है, यानी कि हमारे पास जो असासा मिला होता है ना हमें, उस हवाले से उस तरह से डेवलप हो जाती है, या सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से डेवलप की थी उसी तरह से डेवलप होती है। बिकॉज द चाइल्ड हैज नॉट येट फॉर्म्ड अ यूनिक आइडेंटिटी, बिकॉज उस वक्त तक उसने कोई अपनी आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं की होती जो उसको बताए कि कैसे ईगो को डेवलप करना है। इसलिए वो कहता है कि वो हमारे पास जो असासा हमें मिला होता है या हिस्ट्री जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही, या जो रवायात बनी होती है, रवायत बनी होती है डेवलपमेंट की, उसी तरह से डेवलप होती है ईगो। ये वाली इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे बात। अच्छा, व्हाट माइट बी कॉल्ड
Children's personalities are at this stage little more than a reflection of the personalities of their parents. वो कहते हैं यहाँ पर मतलब कि वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की तरह उनकी रिफ्लेक्शन होती है, पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन होती है बच्चों में. Obviously then parents exert a great influence on the formation of the child's personality. They can enhance or impede personality. मतलब कि पेरेंट्स का रोल होता है उसकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में, या तो वो उसको डेवलप कर लेते हैं या फिर उसको खराब कर देते हैं. ठीक है, या उसको डेवलप कर सकते हैं या फिर उसको खराब कर सकते हैं. ये पेरेंट्स पे टोटली डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त बच्चा मोहताज होता है, डिपेंडेंट होता है टोटली पेरेंट्स पे. पेरेंट्स माइट ट्राई टू फोर्स देयर ओन पर्सनैलिटी. यहाँ पर एक और इशू आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह के बने. ठीक है, ऑन देयर चिल्ड्रन वांटिंग देम टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ देमसेल्व्स, उनकी एक्सटेंशन हो, उसी तरह के बने. आर दे माइट एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू डेवलप. एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पर मिलेगी. Expect their children to develop personalities quite different from their own as a way of seeking vicarious compensation for their own deficiencies. ये वाली इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे मिली यहाँ पर आज, कि हमारे पेरेंट्स तो एक तो ये एक तरह के दो तरह के पेरेंट्स होते हैं. एक तो ये कि हमारे बच्चे हमारी तरह के बने. दूसरी तरह के पेरेंट्स वो होते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह ना बने. मिसाल के तौर पर एक बच्चे के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम वाले हैं, कॉन्फिडेंस जरा नहीं है. ठीक है, बात करना नहीं आता उनको, हिम्मत नहीं कर पाते, या पढ़े लिखे नहीं है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए. ठीक है, अब उन्होंने अपनी महरूमियां जो है ना सोसाइटी में, जब वो बाहर निकले उन्होंने देखा यार हम तो किसी खाते के नहीं है, या हम उस तरह से डेवलप नहीं कर सके जिस तरह से दुनिया डेवलप करती है, या दुनिया दूसरे को बच्चे डेवलप करते हैं. तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह ना बने. ठीक है, वो कंपनसेट कर रहे होते हैं कि जो उनमें डेफिशिएंसीज थी या उनमें जो खामियां थी. मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे के पेरेंट्स बहुत गुस्से वाले हैं, अब्बू उसके बहुत गुस्से वाले हैं, अब अब्बू उसका ये चाहेगा, अब उसको पता कि मुझ में ये खामी है, उसने रियलाइज कर लिया कि यार मैं गुस्सा बहुत ज्यादा कर देता हूँ. ठीक है, तो ये मुझ में खामी है, तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ऐसा ना बने. तो वो कंपनसेट करवा रहे होते हैं. ठीक है, ये वाली इंटरेस्टिंग चीज थी. तो दो तरह के पेरेंट्स होंगे, एक चाहते हैं कि हमारी तरह बने, एक चाहते हैं कि हमारी तरह ना बने. The ego begins to form substantively only when children become able to distinguish between themselves and other people. अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो कहता है ईगो उस वक्त मतलब के प्रॉपर वे में उस वक्त डेवलप होना शुरू होती है जब बच्चा खुद में और दूसरों में फर्क करना सीख ले. ठीक है, यानी कि उनको उसको सेंस आ जाए. किस चीज की सेंस आ जाए? इन अदर वर्ड्स कॉन्शियसनेस फॉर्म्स when the child is able to say I. मतलब मुहावरतन उसने बात की है कि उस वक्त कॉन्शियस बनना शुरू हो जाता है जब वो आई कहना शुरू कर दे, या खुद को समझना शुरू कर दे, या सोसाइटी को समझना शुरू कर दे. It is not until puberty that psyche assumes a definite form and content. This period which young called our. अब वो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्यूबर्टी तक है ना, उस वक्त तक जो हमारी साइक प्रॉपर तौर पर डिफाइन नहीं होती. ठीक है, उस वक्त मतलब कि प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती. ठीक है, दिस पीरियड विच यंग कॉल्ड आवर साइक बर्थ. इस पीरियड को उसने बोला साइकिक बर्थ. इस वक्त कहते हैं यहाँ पर बर्थ हो रही होती है हमारी पर्सनैलिटी की. अच्छा, साइक क्या था? साइक हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपसे कोई पूछ ले या आपको नहीं पता, मतलब जहन में नहीं है, तो बता देता हूँ. साइक अकॉर्डिंग टू कॉल जोंग हमारी पर्सनैलिटी है, उसने बोला है हमारी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी. और साइक या इस पर्सनैलिटी की जगह उसने साइक बोला है. ठीक है, अब ये साइक क्या है? इसके अंदर हमारी ईगो भी आएगी, इसके अंदर हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस भी आएगा, इसके अंदर हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी आएगा. यानी कि तमाम चीजों का एक जो मिलके आपके पास रिजल्ट निकलता है, उसको साइक बोला है उसने. यानी कि इसमें हमारी तमाम चीजें होंगी, और इसका तमाम चीजें मतलब हमारी पर्सनैलिटी. इज मार्क्ड बाय डिफिकल्टीज एंड नीड टू अडेप्ट. हाँ, यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, और यहाँ पर नीड होती है या जरूरत होती है अडेप्ट करने की. अडेप्ट करना सीखना होता है यहाँ पर. चाइल्डहुड फैंटेसीज मस्ट end as the adolescent confronts that demands of reality from the teenage years through young adulthood. We are concerned with preparatory activities such as completing our education. वो मतलब वो ये रस्मी बातें कि यहाँ पर इस पीरियड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, करियर का स्टार्ट कर रहे होते हैं,
फैमिली स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ शादी वगैरह कर रहे होते हैं, आवर फोकस ड्यूरिंग दीज ईयर्स इज एक्सटर्नल। इन ईयर्स में हमारे जो फोकस होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। यानी कि हम सोसाइटी पर यहाँ ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा होता है, अपने रिलेशन डेवलप कर रहा होता है, इसके साथ साथ फिर वो अपने करियर का आगाज कर रहा होता है, मतलब कि एक्सटर्नल की बात कर दी। अभी तक वो अपनी पर्सनैलिटी की तरफ या सेल्फ की तरफ नहीं आया, अकॉर्डिंग टू कॉल जॉन्ग, ठीक है। अभी ये वो उसकी जो एज चल रही है वो एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दीज इयर्स इज एक्सटर्नल, आवर कॉन्शियस इज डोमिनेंट। यहाँ पर हमारा कॉन्शियस डोमिनेंट होता है, ठीक है। एंड इन जनरल आवर प्राइमरी कॉन्शियस एटीट्यूड इज दैट ऑफ एक्स्ट्रावर्जन, वही वाली एक्स्ट्रावर्जन वाला होता है हमारा। द एम ऑफ, अच्छा अब ये भी इस चीज को याद रखिएगा कि इसने कॉन्शियसनेस को एक्स्ट्रावर्जन बोला है, एक्स्ट्रावर्जन के साथ उसने किया है रिप्लेस, कि हमारा जो कॉन्शियस होता है वो एक्स्ट्रावर्जन टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल उसका जो फोकस होता है बेसिकली तमाम चीजों पर। तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन, इसको भी माइंड में रखना है। चले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इस तरह की चीजें हमने समझनी होती हैं जी। क्या है जो एक्स्ट्रावर्जन कॉन्शियस एटीट्यूड की बात है, इसे थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा। मतलब हम मोस्टली कॉन्शियस की बात यही करते हैं ना, जो प्रेजेंट मोमेंट हम, तो मतलब जी उसमें जी यही इन्वायरमेंट से ही, प्रेजेंट मोमेंट इन्वायरमेंट से ही ले रहे होते हैं ना, क्या उस ले रहे वाले होते हैं प्रेजेंट इसका? मोमेंट। जी जी, इसने इसका जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू कॉल जोंग, जो कॉन्शियस है ना, इसने ईगो को बोला है, ठीक है। और ईगो को इसने क्या बोला है कि हमारी जो डेली लाइफ के जो रूटीन होती है, डेली लाइफ के जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म कर रही होती है हमारी ईगो, ठीक है। ईगो को इसने कॉन्शियस बोला है, ठीक है। और इसने बोला है कि वो वाले जो होती हैं उसका जो कॉन्शियस का या ईगो का फोकस होता है वो एक्सटर्नल हमारे अफेयर्स होते हैं। उस वक्त हम अपने इंटरनल पर फोकस नहीं कर रहे होते, ठीक है। और जो आप बात कर रही हैं कॉन्शियसनेस की, उसको अगर हम मीनिंग के तौर पर देखें तो वो प्रेजेंट मोमेंट की बात ही होती है, ठीक है। ये चीज मतलब जो डेली रूटीन में हम चीजें कर रहे होते हैं, जैसे लोगों से मिलना जुलना, जी जी जो जी बात जी जी, वही वही आप अपने हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट वाली बात भी समझ सकते हैं, नो इशू। नहीं सर, एक्स्ट्रावर्जन के हिसाब से बात करेंगे। एक्स्ट्रा वर्जन वही ना, हम एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब क्या होता है कि हम जो अपने डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे होते हैं और सोसाइटी, अब इसको बोल रहे हैं वो एक्स्ट्रा वर्जन और इंट्रोवर्जन क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि यहाँ पर हमारी अपने खुद पर फोकस नहीं होता, हमारी दूसरे तमाम कामों पर फोकस होता है, अपनी सेल्फ को छोड़ के बाकी सारी अपनी जो हमारे अफेयर्स होते हैं उन पर हमारा फोकस होता है, ये बेसिकली बात कर रहा है। ओके सर। The aim of life is to achieve our goals and establish a secure, successful place of ourselves in the world। वही वाली बात जो हम जिक्र कर रहे हैं कि अपनी करियर बना रहा होता है, अपनी जगह बना रहा होता है सोसाइटी के अंदर। This young adulthood should be an exciting and challenging time filled with a new horizon and accomplishments। जो यंग अडल्टहुड होता है इसमें हम डिफरेंट चीजों को अचीव कर रहे होते हैं, डिफरेंट अपने जो गोल्स है उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मिडिल एज, जो इसने बोला है कि जहां पर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हो, खुद को कंप्लीट करते हो, ठीक है। यंग बिलीव दैट मेजर पर्सनालिटी चेंजेस अकर बिटवीन एज 35 टू 40। हमने पीछे पढ़ा था 30 टू 40, अब सॉरी 30 टू 40 के दरमियान में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है हम एजेस ऑफ 35 एंड 40, दिस पीरियड ऑफ मिडिल एज वाज द टाइम ऑफ पर्सनल क्राइसिस फॉर यंग फॉर मैनी। अब यही वाला जो उसका टाइम था ना, ये उसके अपने क्राइसिस का टाइम था जब उसने क्राइसिस फील किया, ठीक है। By that age, the adaptation problem of young adulthood have usually been resolved. The typically 40-year-old is established in a career, a marriage and a community। वो कहता है कि जो बाद में मतलब कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व हुई, ठीक है। उस एज के साथ साथ उसने मतलब रिजॉल्व किया, अडेप्ट किया और अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया। और 40 साल की एज तक वो कहते हैं कि बंदा ना एक कंप्लीट बंदा होना चाहिए, यानी कि एक कंप्लीट ह्यूमन होना चाहिए, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट होना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग भी, यानी कि वो इंटरनली भी सेटिस्फाई होना चाहिए, वो एक्सटर्नली भी सेटिस्फाई होना चाहिए टिल द ईयर 40, ठीक है, 40 साल तक। इसलिए तो कहते हैं कि 40 साल तक अपनी पहचान बंदे को बना लेनी चाहिए। 40 साल तक बंदा पहचान अगर बना ले अपनी हर तरह से, ना सिर्फ अपनी इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी, तो उसके बाद वाली फिर उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन के साथ गुजरती है।
सेटिस्फाइड लाइफ गुजारता है। अगर वो नहीं बना पाता तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं लाइफ गुजार पाता। आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। अब एक ना सिंपल सी मैं मिसाल, ये एक दफा मैंने सुना था कि अगर आप अपनी जो जिंदगी को एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना चाहते तो आपको 40 इयर्स तक है ना लाजमी तौर पर अपना स्टेटस बना लेना है इस दुनिया के अंदर, हर तरह से। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एज थी, जब उनको नबुव्वत मिली थी, आपको पता है कि उनकी एज क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल 40 साल। इसका मतलब है, ये देखो कितना बड़ा सबूत है हमारे पास कि 40 साल की एज के बाद उनको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जो कि आई थिंक कायनात की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 40 साल तक वो अपनी पहचान बनाते रहे सोसाइटी में, ठीक है। 40 साल तक उनके दुश्मन भी उनको कहते थे कि सादिक है, अमीन है। उसके बाद वो अपने आप पर भी गौर करने जाते थे, कायनात पर गौर करने जाते थे गार में, ठीक है, गार हिरा में। क्या पता वो वहां पर मेडिटेट करते हो और खुद पर गौर करते हो, जाहिर सी बात करते होंगे, ठीक है। तो मतलब कि मैं इसको ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि कोई गलत बात ना हो जाए हमसे। तो मतलब एक सबूत के तौर पर आप कह सकते हैं कि 40 साल तक आपने खुद को कंप्लीट करना होता है। जी सर मोस्टली जो चीज सुनी गई है वो यही है कि जो जितने भी अंबिया किराम है उन सबको 40, जब वो 40 के हो चुके थे तब उनको नबूवत अता की गई थी। तो मेरे जन में क्वेश्चन आया कि जैसे कार्ल युंग ने बात की थी कि 30 टू 40 के अंदर जो है हमारी जो विजडम होता है वो मैच्योर होता है, या हम वाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो या जी तरफ भी तो लीड करती है ना उसकी विजडम वाली थ्योरी को। सॉरी, आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलें। सर मैंने कहा कि मोस्टली जो हम ये जैसे आपने भी बात की कि 40 इयर्स जब होते हैं हमारी जिंदगी की तो वो एनफ होता है टाइम अपने स्टेटस वगैरह के लिए। तो ये बेसत की नबूवत की बात से मैं कह रही हूँ कि मोस्टली जो है वो यही सुनने को मिलता है कि जितने भी अंबिया किराम हैं उन सबको जो नबूवत है वो 40s के ही उसमें मिली है। तो जैसे जी इसकी यूं कि जो 30 टू 40 के दरमियान वाला जो हमारे पीरियड होता है वो हमारा विजडम ओरिएंटेड पीरियड होता है, यानी उसमें हम वाइज हो जाते हैं पर्सनैलिटी वाइज। तो ये बात फिर उस पर सादिक आती है कि मतलब इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई ये बात ठीक है, तभी तो 40 इयर्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त ये 40 एज तक आप मतलब के विजडम के साथ चीजों को देखना शुरू कर देते हो। आप एक विजडम वाले बंदे बन जाते हो, ह्यूमन बन जाते हो, ठीक है। पर्सनैलिटी बन जाती है आपकी विजडम वाली। हाँ, अब उस वक्त बनेगी अगर आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं किया, और सॉरी कर लिया है, उस वक्त बनेगी। अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं किया, अपने खुद पर मतलब के फोकस नहीं किया, अपने इंटरनल सेल्फ को नहीं देखा, तो फिर नहीं होगा, आप में विजडम डेवलप नहीं होगा। उस वक्त तो फिर आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी लाइफ से। मैं आपको लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। ये पता नहीं मुझे अल्लाह ताला की अता है कि ये वाली चीजें ना मुझे डेवलप होना शुरू हो गई थी ग्रेजुएशन में। उससे पहले नहीं थी। ग्रेजुएशन में मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ था, बुक्स पढ़ना शुरू कर दी थी मैंने, और इन चीजों को गौर करना शुरू कर दिया था। तो एक दफा ना एमएससी में, और इसी वजह से मैं नफ्सियात में गया था। वैसे मेरी फील्ड थी मैथमेटिक्स, डबल मैथ और कंप्यूटर में आई थिंक मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो मेरी फील्ड वो थी, लेकिन मैं छोड़ के उसको नफ्सियात की तरफ गया था क्योंकि इसमें मैंने कहा इंसान को समझने का मौका मिलता है। तो मैं मतलब इंटरेस्ट के साथ आया इसकी तरफ। अच्छा, बताने का मकसद क्या है कि एक दफा मैं ना, जो मैंने आपको बोला कि अगर आपने खुद को डेवलप नहीं किया, अपनी सेल्फ को तलाश नहीं किया, तो आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई लाइफ नहीं गुजार रहे होंगे, ठीक है ना। सिर्फ आप सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, बल्कि अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होंगे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि जब बंदा जहनी तौर पर सेटिस्फाइड नहीं है तो ना सही से तरबियत कर पाता है बच्चों की, ना सही से रिश्तों को निभा पाता, ना सही से सोसाइटी को सर्व कर पाता है, तो हर तरह से नुकसान हो रहा था। अच्छा, यही वाली बात ना मेरे जहन में अटकी हुई थी। तो मैंने ना एक दिन हमारी मैम थी, वो पीएचडी कर रही थी, प्रोफेसर थी वो ना। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, मैंने कहा मैम मैं आपसे, आई थिंक लास्ट डे चल रहा था क्लास का ना, तो उसके बाद सेमेस्टर एंड होना था। तो मैंने कहा मैम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अब हमारे जहनों में क्या होता है कि यार एक बंदा प्रोफेसर लगा हुआ है, उसकी परमानेंट जॉब है, हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी है, वो उसको तो मजे होंगे, मतलब वो बड़ा सेटिस्फाई होगा अपनी लाइफ से। मेरे जहन में अटकी हुई थी बात। मैंने मैम से पूछा, मैम आप मुझे एक बात अपनी सच सच बतानी। पूरी क्लास बैठी, मैंने कहा जी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? ये मैंने उनसे क्वेश्चन किया, वो एकदम से चुप हो गई। उन्होंने आई थिंक थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक उन्होंने मतलब फौरन आंसर नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि नहीं। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्होंने बोला नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर है,
ठीक है, 5 दिन जस्ट उसने काम करना है, 2 दिन इसने एंजॉय करना है, ठीक है, सेटल है, कोई परेशानी नहीं है। ज्यादातर हमारा जो दुनिया के अंदर मसला होता है वही होता है ना, फाइनेंशियली भी इशू नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने मुझे आंसर किया है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप खुद को नहीं डेवलप करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या कंप्लीटनेस की तरफ नहीं जाएंगे, तो आप अगर प्रोफेसर भी बने हुए तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो अब उन मतलब कि उनको आई थिंक खैर उनकी पर्सनल लाइफ है, सुना था कि उनको डाइवोर्स भी हुआ है। तो मतलब कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप रिश्तों को भी सही तरह से नहीं चला पाते, ठीक है, आप जब्त भी नहीं कर पाते आप। मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से तो होती हैं चीजें। excuse me सर, तो सेटिस्फेक्शन आती कैसे है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल का आपको जवाब मिल जाए फिर आप उसकी सेटिस्फेक्शन हासिल ना कर लें। ये तो आपने तलाश करना कि आपकी सेटिस्फेक्शन कहां पर पड़ी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इस सवाल को समझना आसान नहीं। अगर इसको समझा होता तो आज पूरी आधी दुनिया साइंसदान बनी होती, क्योंकि जब ये सवाल मिल जाता तो फिर बंदा बहुत तरक्की करता है, यानी कि बहुत डिस्कवरीज करता है। क्योंकि सेटिस्फाई जब बंदा होता है ना तो फिर बहुत दिल से काम कर रहा होता, कोई भी जब कर रहा होता। तो सर तो ये साइकोलॉजी में कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जो बता सके या मतलब गाइड कर सके कि ऐसे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं? हाँ, तो ये बता तो रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझे ना, इसको अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें। अब वो क्या कह रहा है कि आप अपने आप पर गौर करें, अपनी एबिलिटीज को पहचानें। अपनी एबिलिटीज को जब पहचानेंगे तो फिर आपको पता चलेगा एक्चुअल जो आपकी एबिलिटी, जिसको हमने बोला था आपका जो पोटेंशियल होता है, उसको जब आप पहचानेंगे ना तो फिर आपको उस पोटेंशियल की तरफ ही जाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो, ठीक है, अगर आपको पता चल गया, आपको उसकी तारीफ भी करना शुरू हो गए लोग कि यार आप पढ़ाते बड़ा अच्छा हो, ठीक है, तो अब आपको टीचर ही बनना चाहिए। अब आप बन सकते हो अच्छा टीचर, लेकिन आप बन गए हो जाके डॉक्टर, तो ना आप अच्छे टीचर बन सकोगे ना अच्छा डॉक्टर बन सकोगे, तो वो उसमें भी आप ना सेटिस्फाई नहीं रह पाओगे। तो मतलब ये कि आपने अपने एक्चुअल पोटेंशियल को पहचानना, फिर उस तरफ जाना है लेके खुद को। जब आप उस तरफ जाना शुरू हो जाओगे तो आप फिर सेटिस्फाई भी हो जाओगे। मैंने अब तक यही समझा है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको अब्दुस्तार ईदी की। अब अब्दुस्तार ईदी देखें, दुनिया की सबसे बड़ी उसने प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस बनाई है, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं उसने बनाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों नहीं उठ के मतलब अब सारे काम छोड़ के आप मतलब कि वेलफेयर का काम क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, या सारे काम छोड़ के आप पढ़ाना शुरू क्यों नहीं कर देते, सारे काम छोड़ के आप कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते। उन्होंने किया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन यहीं पर है, मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहीं पर है। और उतना उन्होंने जैसा काम किया उस तरह का काम भी कोई नहीं कर सका। बताने के जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, जब आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल को या एक्चुअल अपनी एबिलिटी को या एक्चुअल सेटिस्फेक्शन को पहचान लेते हो कि मुझे कहां पर सेटिस्फेक्शन मिलनी है, तो फिर आप दूसरों से हट के काम करते हो, दूसरों से मतलब के प्रोमिनेंट काम कर जाते हो। तो मैं अब्दुस्तार ईदी साहब को समझता हूँ कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड थे, वो सेटिस्फाइड थे कि मैं मतलब जो मुझे कुदरत ने जिस चीज के लिए पैदा किया मैं वही कर रहा हूँ। और देख लें, जब वो उस इंसान की डेथ हुई है तो पूरी दुनिया ने उसको माना है। वो वाहद मेरे ख्याल में सिविल बंदे हैं, आम आदमी है जिनको तोपों की सलामी के साथ दफनाया गया है। तो उन्होंने कुछ किया था तो दफनाया था ना। तो सब लोग, ज्यादातर लोग उनकी मिसाल देते हैं कि वो बंदा, अगर आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को देखना हो तो उस बंदे को देख लो, उसकी मिसाल। लेकिन सर अगर चले, उनका तो एक पैशन था, लेकिन एक बात ये भी है कि भाई अगर हम ट्रायल्स की बात करें, जैसे हम हिट एंड ट्रायल की बात करते हैं कि हमें वैसे समझ नहीं आ रही है, मोस्टली नहीं भी समझ आती, जब भी तो हमारी जिंदगी एक्सेल में गुजर जाती है। तो ट्रायल के जरिए तो फिर मतलब एक बात है कि ट्रायल के जरिए हम कोशिश करते हैं भाई हम पहचाने कि हमारी वर्ड्स क्या है, हमारी डोमेन क्या है, हमारी सेटिस्फेक्शन क्या है। तो मतलब इसमें भी तो हम वक्त जाया हो जाता है या किस तरह, तो ये बात को। जी जी, आपका सवाल हो गया कंप्लीट। यस सर। जी जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। अगर आपको फर्ज करें आपने जो क्वेश्चन किया था आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कहां पर सेटिस्फाई हूं, तो ट्रायल एंड एरर बेहतरीन टेक्निक है इस तक पहुंचने की। बेहतरीन टेक्निक है इस तक पहुंचने की, ट्रायल एंड एरर की। नो डाउट उसमें टाइम वेस्ट होगा, लेकिन उसका जो फल मिलेगा ना, उसका उस फल का मुकाबला कोई शायद नहीं कर सकेगी। पिछले सारे जो आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा उसकी कसर निकल जाएगी, यानी कि उससे कहीं गुना ज्यादा आपको उसका फल मिल जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर करें,
अगर वो एक मोटी सी मिसाल है ना, अगर आपने किसी को करियर काउंसलिंग का मशवरा देना हो ना कि आप किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, जो हम अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप उसको यही बोलोगे। बेहतरीन टेक्निक यही है कि उसको बोलो पुत्र तजर्बे करो। पहले आप इंग्लिश रख के देखो, इंग्लिश पढ़ के अगर आपको मजा नहीं आया तो सब्जेक्ट चेंज करो, ठीक है। मैथ रख लो, मैथ में मजा नहीं आया फिर आप चेंज करो। फिजिक्स रख लो, फिजिक्स में मजा नहीं आया फिर केमिस्ट्री में आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह तजर्बे करोगे, एक दिन आपको अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा तो फिर उसमें डट जाओ, फिर उसमें तरक्की भी बहुत हो जाती है, मतलब उसमें फिर बंदा छा जाता है। तो ट्रायल एंड एरर ही टेक्निक हमारे पास बेहतरीन है। हाँ, ये आपकी किस्मत है कि आपको अगर मैट्रिक में ही कोई समझाने वाला मिल जाए या समझने वाला मिल जाए या आप खुद समझ जाओ, वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है फिर। तो 40 साल ऐसे तो नहीं ना रखा भाई, कुदरत ने 40 साल ऐसे तो नहीं ना रखा। 40 साल इसीलिए रखा कि भाई धक्के खाओ, ठीक है, तजर्बे करो, ट्रायल एंड एरर वाला काम करो, और 40 साल तक आपको मिल जाएगा आपका जो एक्चुअल है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, मेरा तजर्बा नहीं है, लेकिन मैंने जो समझा है ना कि अगर आप एक फ्यूचर में आप ये ना समझिएगा कि आप लेक्चरर या प्रोफेसर लगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको और कुछ चाहिए ही नहीं होगा। अपनी एक्चुअल पोटेंशियल या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को देखें। वो जिस दिन आपको मिल गई ना, फिर आप एक छोटे से टीचर की जॉब भी आपको लग रही होगी कि जैसे आप बादशाह हो, यानी कि उसमें इतना मजा आएगा आपको, ठीक है। तो उसको देखें, सिर्फ प्रोफेसरी के पीछे हमने नहीं भागना, और ये नहीं कहना कि मैं टॉप कर जाऊं, ये कर दूं, वो कर जाऊं। बाज दफा मैंने आपको रियल एग्जांपल, मैंने ये खुद क्वेश्चन किया है, इस बात का मैं गवाह हूं कि मेरे जहन में अटका हुआ था। मैंने मैम से पूछ लिया कि मैम मुझे बता दें कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। उन्होंने मुझे बोला मैं नहीं हूं। इससे बड़ा क्या सबूत है कि प्रोफेसर के बाद भी बंदा सेटिस्फाई नहीं होता। बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी कि बंदा ठीक ठाक था, मतलब बहुत अमीर कबीर था, बहुत स्टेटस पे बैठा हुआ था। पिछले दिनों आपने शायद सुना हो कि एक एसी लगे हुए थे, वो उनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी कि उन्होंने बोला यार मैं इस जॉब से तंग आ गया हूँ। एसी लगा हुआ बंदा, सीएसएस के बाद जो जॉब मिलती है, कहता यार मैं इस जॉब से तंग आया हुआ हूँ, और उसकी डेथ हो गई थी कुछ दिन बाद। तो अगर आप एसी भी लग जाएंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना लाइफ में तो मजा नहीं आएगा, याद रखिएगा। एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को, जी नहीं पाएंगे आप लाइफ को। आपको अब डीसी भी लग गए तो बोझ बन जाएगा आप पर। तो अभी से सवाल उठाना शुरू करते हैं, आपको मिल भी जाएगा फिर। अच्छा, young asked why when success has been achieved, so many people that age are gripped by feeling of despair and worthlessness। मेरी अटेंशन ही डाइवर्ट हो गई है, मुझे एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, क्या था? द टिपिकल 40-year-old इज एस्टेब्लिश्ड इन अ करियर, अ मैरिज एंड अ कम्युनिटी। यंग आस्क्ड व्हाई, यंग से पूछा गया क्यों, व्हेन सक्सेस हैज बीन अचीव्ड, so many people that age are gripped by feeling of despair and worth। हाँ, ये वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि इस एज में बहुत सारे लोगों को देखा सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो खुद को उनकी जो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है या डिसपेयर, वो डेवलप हो चुकी होती है। वो कह रहे होते हैं कि यार मजा नहीं है। His parents all told him essentially the same thing, they felt empty। ये देखो, वो कहता है कि उनके पेरेंट्स ने भी यही वाली बात बोली। His parents all told him essentially the same thing, they felt empty। वो मतलब कि खुद को खाली खाली, ठीक है, फील करते हैं, मजा नहीं है लाइफ में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड जेस्ट हैड डिसअपीयर्ड। जो मजा है, एडवेंचर है, वो गायब हो गया है, ठीक है। लाइफ हैड लॉस्ट इट्स मीनिंग, जिंदगी का मीनिंग खत्म हो गया है। द मोर यंग एनालाइज दिस पीरियड, जितना उसने इस पीरियड को एनालाइज किया, द मोर स्ट्रांगली ही बिलीव्ड that such drastic personality changes were inevitable and universal। उसको ये पता चला कि ये वाले जो पर्सनैलिटी चेंजेस है ये आने ही आने होते हैं, ठीक है। मिडिल एज इज अ नेचुरल टाइम ऑफ ट्रांजिशन इन विच द पर्सनैलिटी इज सपोज्ड टू अंडरगो नेसेसरी एंड बेनिफिशियल चेंजेस। उसने देखा कि ये वाली मिडिल एज, ये ट्रांजिशन की एज होती है, इसमें हमारे जो पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आने होते हैं, ठीक है। Ironically, the changes occur because of middle age, because middle-aged people have been so successful in meeting life's demands। occur because वो कहता है मतलब कि उसी वक्त ही ये चेंजेस हो रहे होते हैं जब because middle-aged people have been so successful
इन मीटिंग लाइव्स डिमांड्स, जो अपनी लाइव्स की डिमांड्स मतलब कि पूरा कर चुके होते हैं, उस वक्त उनकी लाइफ में ये वाले चेंजेस उनको फील हो रहे होते हैं। दे हैड इन्वेस्टेड अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन द प्रीपरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ। अब वही वाली बात कि 40 साल तक आप क्या करते हो, तैयारी करते हो, ठीक है, प्रिपरेटरी पीरियड गुजारते हो, बट बाय एज 40 दैट प्रिपरेशन वाज फिनिश्ड। 40 की एज में वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो फिनिश हो जाती है, प्रिपरेशन वाला पीरियड, एंड दोज चैलेंजेस हैड बीन मेट, वो चैलेंज आप पूरे कर चुके होते हो। ऑल्दो दे स्टिल पोजेस कंसिडरेबल एनर्जी, अगर जो उसके पास मतलब एनर्जी होती है, इट नाउ हैज नो वेयर टू गो, अब कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती, एंड सो यंग बिलीव्स इट हैज टू बी रीचैनल्ड इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। अब यहां पर वो कहता है कि इस एनर्जी को रीचैनल करना होता है न्यू एक्टिविटीज में, ठीक है। कहाँ है, हाँ जी। यंग नोटेड दैट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ वी मस्ट फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड रियलिटी। हमें वही वाली बात जो मैंने स्टार्ट में बोली थी कि पहले जो हाफ ऑफ लाइफ है ना आपकी, पहले 40 साल है, उसमें आपने ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड रियलिटी को फोकस करना है, यानी कि हमारी जो जिंदगी वैसे है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जिसमें एजुकेशन आ गई, करियर आ गया, फैमिली आ गई, ठीक है। इन कंट्रास्ट द सेकंड हाफ, अब अगली बात कर रहा है वो, सेकंड हाफ ऑफ लाइफ मस्ट बी डिवोटेड टू इनर, यहां पर आपने अपनी इनर लाइफ को देखना है। सब्जेक्टिव वर्ल्ड दैट हियर आफ्टर हैड बीन निग्लेक्टेड, जिसको हमने स्टार्ट में क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। द एटीट्यूड ऑफ द पर्सनैलिटी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम एक्स्ट्रावर्जन टू इंट्रोवर्जन, यहां पर आपने इंट्रोवर्ट हो जाना है, ठीक है। द फोकस ऑन कॉन्शियसनेस मस्ट बी टेम्पर्ड बाय एन अवेयरनेस ऑफ अनकॉन्शियस, बेसिकली ये अनकॉन्शियस की अवेयरनेस होती है, ठीक है। आवर इंटरेस्ट मस्ट शिफ्ट फ्रॉम द फिजिकल मटेरियल टू द स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल एंड इंट्यूटिव, यहां पर आपके जो है जो इंटरेस्ट है वो फिजिकल वर्ल्ड से ले हटके, मटेरियल वर्ल्ड से हटके आपके स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल और इंट्यूटिव वर्ल्ड की तरफ आ जाना चाहिए। यानी कि 40 इयर्स तक आपने अपनी जिंदगी की दूसरी जो जरूरियात है उनको इस हद तक पूरा कर लेना है, या दूसरे अल्फाज में आसान कर देता हूं कि आपने खुद को करियर वाइज, स्टेटस वाइज, या अपना जो भी बिजनेस वाइज, यानी कि फाइनेंशियली आपने खुद को, अपने फैमिली को, एजुकेशन को कंप्लीट कर लेना उस वक्त तक, 40 साल तक। 40 साल के बाद वो कहता है कि आपने खुद पर गौर करना है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है, एक दफा आगे बढ़ते हैं, ये पैरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। A balance among all facets of the personality must replace the previous exclusive focus on consciousness. Thus, at middle age, we must begin the process of realizing or actualizing the self. मतलब कि realize करने पर, actualize होने पे ये time गुजारते हैं, सोचते हैं। If we are successful in integrating the unconscious with the conscious, अगर हम unconscious और conscious को मिलाने में कामयाब हो जाते हैं, integrate करने में कामयाब हो जाते हैं, then we are in a position to attain a new level of positive psychological health. यहां पर फिर आप कहते हैं ना साइकोलॉजिकली इतना सेटिस्फाई हो जाते हो, विच यंग कॉल्ड इंडिविजुएशन, जिसको उसने इंडिविजुएशन या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला है। अब वो कहता है कि 40 इयर्स तक आपने दुनिया के जितने भी तकाजे हैं वो सारे पूरे कर लेने हैं, अपने एजुकेशन पूरी कर लेनी है, आपने रिलेशनशिप बना लेने हैं, आपने शादी कर लेनी है, आपने खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर वो कहता है कि आपने ये सारे तकाजे पूरे कर लिए तो फिर आप अपने इनर की तरफ आ जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, आपकी तवज्जो, आपके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा ना, यानी कि किसी और कोई मंजिल नहीं रहेगी, कोई गोल नहीं रहेगा। आपको फाइनेंशियली भी कोई इशू नहीं है, आपको रिलेशनशिप्स में भी कोई इशू नहीं है, आपने एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली है। फिर अगला आपका प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, वो होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनर सेल्फ होगी। लेकिन यहाँ पर इशू हमारे ये होता है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइज क्यों नहीं कर हो पाते, हम सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाते अपनी लाइफ से, हम मरते दम तक रोटी कपड़ा और मकान में घुसे रहते हैं, यानी कि हम मजबूर होते हैं कि उसी में घुसे रहें, उसी में घुसे रहें, रोटी कपड़ा और मकान में। या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं जो अमीर तो होते हैं, हर तरह सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, सेल्फ को पहचान ही नहीं पाते, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए वो मतलब कि अनसेटिस्फाइड ही मर जाते हैं। वैसे तो वो हर तरह से मुतमईन है, यानी कि हर चीज उनके पास है, लेकिन वो अनसेटिस्फाइड मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो समझा ही नहीं होता खुद को। जैसे जो बात मैंने कल की थी, जो उन्होंने बोली थी कि अगर आप शेडो ही सॉरी परसोना ही दिखाते रहेंगे दुनिया को और अपने आप पर फोकस ही नहीं करेंगे, गौर ही नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी रियल सेल्फ है ही वो परसोना वाली है, तो आपकी जो रियल सेल्फ छुप जाएगी और सेटिस्फेक्शन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप गेन नहीं कर पाते। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन?
सर मोस्टली उसके लिए तो मेंटोर की जरूरत होती है ना, आप कभी कभी खुद तो नहीं कर सकते। किसकी जरूरत होती है? मेंटोर की। हाँ जी, एक हद तक तो आपको मेंटोर की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद फिर आप अपने काबिल हो जाते हो। इब्तदा में आपको जरूरत होती है, लाजमी नहीं होता कि आप जैसे कि वो आजकल हमारे यहाँ पर मशहूर किया हुआ है कि आप पीर के बगैर तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। आपको तो जन्नत में भी पीर ही लेके जाएगा। तो आप को स्टार्ट में जरूरत पड़ती है, नो डाउट। टीचर, अगर टीचर अहम ना होता तो फिर किताब के साथ नबी ना आते, तो वो नो डाउट कि उसकी जरूरत होती है। तो अगर जरूरत पड़ती भी है तो कोई ऐसा ढूंढ ले ना, अपना गुरु टीचर ढूंढ ले, नो इशू। लेकिन आपको देखो ना, फाइनली काम तो आपको ही करना है ना, गौर तो आपको ही करना है, तजर्बा तो आपको ही करना है, मेडिटेशन तो आपको ही करना है ना। हाँ, डायरेक्शन आपको टीचर देगा, आपका गुरु देगा। जी, कोई और क्वेश्चन? सर मैं टोटली डिपेंड होने का तो नहीं कह रही, लेकिन जो स्टक हो जाते हैं लोग करियर में या वैसे, तो उसकी बात कर रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल भी उसको डिनाई नहीं किया। मैं कह रहा हूँ जरूरत होती है बंदे को, गाइडेंस की बिल्कुल जरूरत होती है, उसको डिनाई नहीं कर रहा मैं। लेकिन हमारे कुछ फिर मैं इसलिए तो ये कह रहा था कि हमारे फिर लोग ये समझ लेते हैं कि हमें हर चीज हमारा गुरु ही करवाए, हर चीज हमारा पीर ही करवाए, हर चीज हमारा टीचर ही कराए। मैं उस चीज को डिनाई कर रहा हूँ। नो डाउट आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बार बार पड़ती है हमें। लेकिन ये कि बंदे को खुद पर गौर करके खुद को भी थोड़ी सी स्ट्रगल करनी चाहिए, अचीव करना चाहिए कुछ ना कुछ, टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इंडिविजुएशन, अभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली बात कर रहा है। कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फैसेट्स ऑफ द पर्सनालिटी। जब आप अनकॉन्शियस और कॉन्शियस को इंटीग्रेट कर लेते हो, इनको यूनाइट कर लेते हो, ठीक है, अपने अनकॉन्शियस को भी समझ जाते हो, अपने अनकॉन्शियस को समझ के कॉन्शियस बना लेते हो उसको, तो उस वक्त आप इंडिविजुएशन की तरफ चले जाते हो, जिसको इसने तो इंडिविजुएशन बोला है, मैं बोलूंगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब इसने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही बोला है, होलनेस बोला है, कंप्लीटनेस बोला है, फिर आप वो अचीव कर लेते हो। अब वो कह रहा है कि आप किस तरह से इसको अचीव कर सकते हो, किस तरह इस तक पहुंच सकते हो, कैसे रीच आउट कर सकते हो। ये कुछ स्टेप्स इसने बोला है। कन्फ्रंट द अनकॉन्शियस, अपने अनकॉन्शियस को समझ लो। उसके बाद डिथ्रोन द पर्सोना, अपना जो पर्सोना है उसका उतार फेंको। जो हमने ऊपर भी कल भी बात की थी कि अपने सिर्फ पर्सोना में ना फंसे रहो आप, ठीक है, उसको उतारो और रियल सेल्फ को समझो। एक्सेप्ट आवर डार्क साइड, आप में जो खामियां हैं, आपकी जो शेडो है, आपकी जो डार्क साइड है, उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करो प्रॉपर वे में। जब आप उसको एक्सप्रेस कर लेते हो ना, तो फिर मतलब के आपको एक तरह की ना सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अगर हम दबाते रहते हैं ना चीजों को कि यार किसी को पता ना चल जाए। अब ना मैं मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी एक्सपोज कर लेते हैं। मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। अब अगर मेरे साथ वाले हैं ना, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आता है, मैंने उनको बता दिया यार मुझे बस थोड़ा सा ख्याल करना, मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी, ठीक है। अगर मैं कभी गुस्से में आ जाऊं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, मेरे से हो जाता है। तो अब आप जब आपने एक्सेप्ट कर लिया खुद को और आपने दूसरों को भी बता दिया यार ये मेरे में थोड़ी सी खामी है, तो यार थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपके बहुत से मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपने खुद को भी सेटिस्फाई कर लिया और अगले बंदे को बता के भी रियायत हासिल कर ली। मतलब इस तरह की ये मैं मिसाल दे रहा हूँ जो मैंने समझा, कि अपनी डार्क साइड को भी एक्सेप्ट करें, समझें, उनको काम में लाएं। उसके बाद है जी एक्सेप्ट आवर अमीना एनिमा और एनिमस, अपनी जो वो होती है मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका हरगिज मतलब वो वाला नहीं है जो हम आजकल समझते हैं कि जो मेल में कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल फीमेल वाली होती हैं, कि यानी कि वो एक्ट भी फीमेल की तरह करो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो काइंडनेस या पोलाइटनेस या फिर आप कह सकते हैं जो लव एटीट्यूड है वो ज्यादा होता है फीमेल के अंदर। तो वो कहता है कि ये मेल के अंदर भी पाया जाता है, तो इसको कहते हैं छुपाना नहीं चाहिए, इसको एक्सेप्ट करो, इसको बल्कि इसका इजहार करो, इसको एक्सप्रेस करो, इसको यूज करो, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की फीमेल की होती हैं। और इसी तरह वो कहते हैं फीमेल को भी कह रहा है कि जो आपके अंदर मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कि बहादुरी हो गया और मतलब के बागीपन हो गया या गुस्सा हो गया या इस तरह की जो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स समझी जाती हैं, उनको कहते हैं कि छुपाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करो और उनको एक्सप्रेस करो प्रॉपर वे में, उसको यूज में लाओ। उसके बाद फिर ट्रांसेंड की बात करता है, जब वो कहता है कि आप इंटीग्रेट कर लेते हो चीजों को, आप सारी चीजों को एक जगह पर यूनिफाई कर लेते हो, अपने पॉजिटिव को भी समझ लेते हो, अपने नेगेटिव्स को भी समझ लेते हो। समझने के बाद
फिर उनको प्रॉपर वे में लेके जब चलते हो तो उस वक्त आप ट्रांसेंड कर जाते हो। ट्रांसेंड क्या होता है? वही वाली जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है, आप मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, आप ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से, बहू के, ननद के, नौकरी के, पैसों के, रोटी के, कपड़ों के, इन झगड़ों से निकल जाते हो। फिर आपका माइंड चल रहा होता है हाई लेवल पे, आपका जहन चल रहा होता है हाई लेवल पे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है हाई लेवल पे। ठीक है, तो फिर आप ट्रांसेंड कर जाते हो। ठीक है, टाइम थोड़ा था इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया, तो अगर आप कहोगे तो कल हम इसको डिटेल में कर लेंगे, नहीं तो मैंने समझा तो दिया है इसका मतलब क्या है। जी, कोई क्वेश्चन? ये ट्रांसेंडेंस है, ये मतलब हम पूरी जब इस सारी चीजों को देख लेंगे, पर्सोना से निकल आएंगे, होता ही रहता है। 2 लोगों ने क्वेश्चन किया है, मुझे समझ किसी का भी नहीं आया, दोबारा करें क्वेश्चन।